अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना। कई सियासी पार्टियों के साथ साथ कई अहम शख्सियात की शिरकत। मुल्क का माहौल खराब करना चाहती है मोदी सरकार। वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। कहा, बिल की मंजूरी पर नीतीश व नायडू को मुसलमान नहीं करेंगे मुआफ। असेंबली को असेंबली की तरह चलाए, गांधी भवन की तरह नहीं। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। असेंबली से वॉकआउट कर दिया। कहा, कांग्रेस असेंबली को दुरुस्त तरीके से चलाने में नाकाम। अब हैदराबाद में भी बीजेपी का नाम बदलो शोशा। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर। शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का बीजेपी MLA का मुतालबा। निजाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान आंध्र प्रदेश के पहले राज प्रमुख थे। मजलिसी MLA अहमद बलाला का भाजपा को जवाब। भाजपा की नाम बदलो पॉलिसी पर की तनकीद। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि वो इस बिल के एहतजाज में जंतर मंतर पर जमा हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल औक़ाफ़ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है जिसे किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। इस धरने में कांग्रेस, TMC, RJD, JMM, NCP, SP, AIMIM, DMK, अकाली दल, शिवसेना समेत दीगर कई बड़ी सियासी पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। के द्वारा की कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमने बार बार दिखाई। और इसलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का विरोध करते हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चंद शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके चेयरमैन ने जब सुझाव मांगा तो वो सुझाव भी हमने दिया, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे सुझाव नहीं माने गए। अपोजिशन के किसी भी मेंबरान के जिन्होंने अमेंडमेंट के लिए दिया था वो किनारे रख दिए गए। तो असल मंशा दूसरी है, वो धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के एक बड़े तबके को किनारे करना चाहते हैं। उसकी भाषा छीन रहे हैं, उसका पहनावा की बात कर रहे हैं, उसकी जमीन छीन रहे हैं, उसके खाने पीने की आदतों से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जमात आप हैं, हिंदू मुस्लिम है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जो लोग भी इनसे असहमत हैं, अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, अभी आपने देखा कि भाषा के सवाल पर तमिलनाडु को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। तमिलनाडु ने जब कहा कि अगर हमारी भारत की सभ्यता 3000 साल से शुरू होती है तो हमारे यहाँ उससे पहले 2000 साल पहले और एक गांव मिला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में इतिहास पर अगर लड़ाई छिड़ी है तो इतिहास में सब हैं। मुगल काल भी है, ब्रिटिश काल भी है, बौद्ध भी हैं, राखी गढ़ी भी है हरियाणा का। तमिलनाडु का अगर पुराना वो गांव मिला है 5000 साल पहले का, तो वो भी हमारा गांव है, हिंदुस्तान का गांव है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में मुस्लिम तंजीमों के अलावा कई सियासी पार्टियों के लीडरान भी शामिल हुए। वहीं AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुजाहरे में हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के अमन व अमान को खराब करना चाहती है। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को कबूल नहीं करेगा। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि जो बिल बीजेपी लेकर आ रही है इसको टीडीपी और जेडीयू हिमायत कर रही है। इसलिए मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस बिल को मंजूर होने में साथ दिया तो मुल्क का मुसलमान आपको कभी मुआफ नहीं करेगा। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुल्क भर में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ और मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा मुजाहरा हुआ, जहां मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने इस बिल को मुसलमानों के मजहबी व माशी हुकूक पर हमला करार दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि 2014 में बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, कभी 3 तलाक, कभी NRC और CAA और अब वक्फ इमलाक को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। वरंगल, हनुमाकुंडा, काजीपेट समेत कई शहरों में भी मसाजिद में ज़ोहर की नमाज के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया, जहां नमाजियों ने बिल को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों के मजहबी व कानूनी हुकूक पर हमले बंद करे और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मुसलमान, हम उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है, इसके लिए कमर बस्ता होकर कोशिश करें इंशाअल्लाह। कलेक्टर को भेजे जाएंगे, इवन इंडियन गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ आइंदा आगे चल के भी एहतजाज करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में वो लोग मस्जिद है बिल को पास करने के लिए। 5 करोड़ सिग्नेचर्स भेजे गए, 5 करोड़ मेल्स भेजे गए, कई सुझाव दिए गए, उनको कई सजेशन दिए गए, मगर किसी चीज़ को मंजूर नहीं करके एक तरफा फैसला कर रहे हो। मस्जिद है वो लोग, क्योंकि मुसलमानों को एक जद देना है उनकी एक कोशिश है, मुसलमानों को एक सेकेंड क्लास सिटीजन बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसमें हम अपने पूरा हमारे जो जमहूरी इक़्तिदार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रोड पे आना पड़ेगा। जैसा CAA के NRC के दौरान आए थे, उसी तरीके से जिस करे थे हमारे औकाफ की जाल से बच सकते, वरना मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। हम अपने आप को तैयार करें अभी से। तो तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। अपील की जा रही है कि जो तरमीमी कानून है, जो पहले से वक्फ के जो कानून है, उन्हें महफूज रखा जाए और इसमें किसी किस्म का भी तरमीम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा यही अपील है कि किसी किस्म का भी तरमीम ना किया जाए। मजलिस के क़ायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में हुकूमत के रवैये और सवालात के जवाब देने से गुरेज करने पर असम्बली से वॉकआउट कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत ऐवान असम्बली को ऐवान की तरह चलाने में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा असम्बली को असम्बली की तरह चलाया जाना चाहिए, गांधी भवन की तरह नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत के मुताबिक ऐवान में अरकान के सवालात के जवाब दिए जाने चाहिए, इन पर गौर होना चाहिए, लेकिन हुकूमत असम्बली में सवालात के जवाबात देने से गुरेज कर रही है और काम चलाओ अंदाज इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि क़ायद मुक़र्रना मजलिस की हैसियत से उन्होंने खुद जो सवालात किए थे उसका जवाब नहीं दिया गया और इस सवाल को ही बदलने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा हुकूमत के इस रवैये को वो कबूल करने तैयार नहीं है। हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है, जिसके खिलाफ बतौर एहतजाज मजलिस के अरकान असम्बली में ऐवान से वॉकआउट कर दिया।
उसके बाद भी ऐसा करे तो कैसा सर? फिर आप माइक भी नहीं दे रहे सर। अगर ऐसा करना है बोले तो सर ठीक है सर, हम अंडर प्रोटेस्ट कि दिस गवर्नमेंट इज रियली फेलिंग टू कंडक्ट द हाउस and stopping the questions, changing the questions, not giving the answers, and really killing the democracy and this house, sir, on the protest of this, sir. और इसके एहतजाज में हम समझते हैं कि ठीक है सर, हम वॉकआउट करते हैं सर। आप ये जरूर बोलूंगा सर कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है। असेंबली की तरह चलाइए, गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए। मुल्क भर में शहरों और इदारों के नाम तब्दील करने वाली बीजेपी के अरकान असेंबली अब शहर हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलना चाहती है। उन्हें मुस्लिम नामों से कोई इदारा काबिल कबूल नहीं है। बीजेपी के रुकन असेंबली ई महेश्वर रेड्डी ने आज तेलंगाना असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर दिया जाए और इसे सवाराम प्रताप रेड्डी से मौसूम किया जाए या फिर इसे यूटी श्री रामुलु यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए। इस तरह बीजेपी ने तेलंगाना में भी अपने अज़ाइम वाज़े करना शुरू कर दिए और यहाँ भी नाम तब्दील करने के मुतालबात का आगाज हो गया है। जिस वक्त महेश्वर रेड्डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के दीगर अरकान असेंबली ने असेंबली में मेज थपथपाकर उसका इस्तकबाल किया। సంబంధించిన అధ్యక్ష, మీరు కావాలంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పేరు మార్చుకొని సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టుకోండి, కానీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొట్టి శ్రీరాములు గారి పేరు మార్చాలని మీరు ఆలోచన చేయడం అది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష అని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ద పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025 టు బి టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. దోస్ హూ ఆర్ ఫర్ ది మోషన్ ప్లీజ్ సే ఐస్, దో హూ ఆర్ against please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने नवाब मीर उस्मान अली खान के नाम की मुखालिफत पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। असेंबली में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने बीजेपी के मुतालिबे पर अहमद बलाला ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि नवाब मीर उस्मान अली खान सिर्फ निज़ाम हैदराबाद ही नहीं थे, बल्कि वह आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश के पहले राज प्रमुख या गवर्नर भी थे। आज़ाद हिंदुस्तान की रियासत के पहले गवर्नर होने के बावजूद भी बीजेपी उनके नाम को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जिससे बीजेपी की मुनफी सोच और मुल्क के तैन उसके जज्बात का इजहार होता है। अहमद बलाला ने चला रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने रियासती हुकूमत की तजवीज़ की तायद और हिमायत का भी ऐलान किया है। बलाला जी। स्पीकर साहब, आज यहाँ पर हुकूमत की जानिब से एक पेश किया गया कि फलानी जगह का नाम वो चेंज करने के लिए चरलापल्ली स्टेशन का, चरलापल्ली हब का, बजाय उसके ऊपर बात करने के लिए आज से यहाँ पर हाउस में ज़रा एहसास नाम की, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ना सिर्फ उस्मान अली पाशा निज़ाम थे, बल्कि पहले राज प्रमुख थे इस आंध्र प्रदेश के। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आंध्र प्रदेश। उसके बावजूद भी फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश के होने के बावजूद भी उनका नाम से इतनी तकलीफ है, तो ये लोग हिंदुस्तान के बारे में इनका ताल्लुक क्या है, क्या सोच सकते हैं, वो आपके सामने है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत ने जो पेशकश की है हम उसका सपोर्ट कर दें। याकुतपुरा से मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज तेलंगाना असेंबली में ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम का मुद्दा उठाया और हुकूमत से ओवरसीज स्कॉलरशिप पर तफसीलात का मुतालबा किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस क्वेश्चन पे बात करने का जो मौका दिए है ओवरसीज स्कॉलरशिप पे। मेरा सवाल सीधे डायरेक्ट ये है कि जब से ये स्कॉलरशिप स्कीम आई है, टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अप्लाइड फॉर द ओवरसीज स्कॉलरशिप फ्रॉम माइनॉरिटी, बीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज? प्लीज प्रोवाइड डाटा ईयर वाइज सर। ईयर वाइज हमको डाटा अगर देंगे तो बेहतर रहेगा। व्हाट द टारगेट एंड अचीवमेंट ऑफ ओवरसीज स्कॉलरशिप minorities, BC, SC and ST categories? Please provide
डाटा ईयर वाइज सर। और एक चीज सर, एज ऑन डेट हाउ मेनी एप्लीकेशन आर ड्यू of overseas scholarship in Telangana state, please provide minorities, BC, SC and ST categories। सर हमारा सवाल यही है कि सब डिटेल वाइज अगर आप ईयर वाइज अगर देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितने, और इसके अलावा जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं सर, उसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है सर, उसको भी आप जल्द से जल्द रिलीज कर देंगे तो ताकि वो बच्चे स्टडी जिसकी कंप्लीट भी हुई है उन लोग अपना सर्टिफिकेट वो लेके वापस आ सकते हैं सर यहाँ पे, और यहाँ अगर कुछ अगर रहा तो वो काम भी कर सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है। गौरव मंत्री गाరు बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत खवातीन से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। के कविता ने पार्टी के साथी अरकान के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि खवातीन को शादी के मौके पर 1 तोला सोना देने का वादा किया गया था जो पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में खवातीन को हर मुमकिन मदद फराहम की गई थी, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत उनसे किए गए वादों को नज़रअंदाज कर रही है। कविता ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया था, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। हुकूमत की वादा खिलाफियों से पता चलता है कि खवातीन से इंसाफ करने में हुकूमत संजीदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान कुछ कहती है और इख्तिदार हासिल करने के बाद कुछ और करती है। कविता ने इयादा किया कि साबिक़ केसीआर हुकूमत ने खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम किए थे और हर मौके पर खवातीन को सहूलियात पहुंचाई गई थी। ఇప్పుడు ఎన్నికల సందర్భంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వ పెద్దలందరూ కూడా కలిసి ₹1,00,000 సరిపోదు, దాంతోపాటు 1 తులం బంగారం కూడా కలిపి మీకు ఇస్తాం కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కింద అని చెప్పారు అధ్యక్ష। కళ్యాణ మస్తు అని పేరు పెట్టి ఈ పథకాన్ని ఇస్తానని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష। కానీ 15 నెలలు గడుస్తున్నా కూడా మరి కనీసం కళ్యాణ లక్ష్మి ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు, పాత పద్ధతిలోనే ఇస్తున్నారా, ఇస్తుంటే క్రైటీరియా మార్చారా లేదా, ఇంకొకటి ఈ తులం బంగారం మరి 15 నెలల్లో అయినటువంటి పెళ్లిళ్లకు మీరు తర్వాతైనా రీఎంబర్స్ చేస్తారా, ఏం చేస్తారు అనేటటువంటి అంశాన్ని మేము అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష। జవాబు చూస్తే చాలా డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది అధ్యక్ష। కళ్యాణ మస్తు పథకాన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారా అంటే సింపుల్గా సాఫ్ సీదా కన్సిడర్ చేస్తలేము అని చెప్పి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష। అంటే మీరు ఎన్నికల ముందు మహిళలకు తులం బంగారం ఇస్తామని చెప్పి మభ్యపెట్టినామని చెప్పి వాళ్ళ కౌన్సిల్లో ఇచ్చినటువంటి సమాధానం వల్ల ప్రభుత్వం మళ్ళొకసారి నిరూపించుకుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష। మరి ఇట్లాంటప్పుడు మీరు ఇక మిగతా హామీలను మహిళలకు ఇచ్చినటువంటివి అది 2,500 కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, వాటి పట్ల కూడా మరి కనీసం ఏం ఫోకస్ చేస్తలేరా, ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దయచేసి చెప్పవలసిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష। మరి ఇంత సోషల్ కాన్సెప్ట్, ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్తోని మంచి ఇండికేటర్స్తోని చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని నీరుగార్చడం, మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీ మీద ఇంత విస్పష్టంగా మేము అసలు చెప్తలేము, కన్సిడర్ చేస్తలేమని చెప్తే ఇది మహిళలను మీరు మోసం చేసినట్టుగానే మేము భావించవలసి వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతూ కనీసం మరి తర్వాతన్నా ప్రారంభిస్తారా అనేటటువంటి ప్రశ్నను నేను మంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను। సార్, గౌరవ సభ్యురాలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఏ లేదండి, బి ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు, సి ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదండి। అధ్యక్ష, థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష। పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న చాలా నిజాయితీగా మేము మహిళలను మోసం చేసినాం ఎన్నికల ముందు, ఇప్పుడు మాత్రం ఆ పథకం ఇచ్చే ఉద్దేశమే లేదు అని చెప్పి ఖరాఖండిగా కౌన్సిల్ సాక్షిగా చెప్పినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలు దాదాపుగా 51% పైచిలకు ఉన్నారన్న। మహిళలు మీరు చేసినటువంటి మోసాన్ని గమనిస్తున్నారు, ఖచ్చితంగా సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వారు జవాబు చెప్తారని చెప్పి చెప్పక తప్పదు అధ్యక్ష। ఎందుకంటే ఇంత మొహమాటం లేకుండా మేము ఎన్నికల వాగ్దానాన్ని చేయమని చెప్తున్నారు ప్రభుత్వానికి। कांग्रेस से सस्पेंड किए गए एमएलसी 3 मार मौलाना ने आज असेंबली में वाक़ बीआरएस एलपी दफ्तर में पार्टी के सीनियर कायदीन केटीआर, हरीश राव, वहीं तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और असेंबली में बीजेपी के फ्लो लीडर महेश्वर रेड्डी से भी मुलाकात की। इस दौरान 3 मार मौलाना ने मरकजी हुकूमत से बीसी बिल को कानूनी जवाज दिलाने के लिए दबाव डालने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए वो दिल्ली में एहतजाज करने जा रहे हैं और बीआरएस, एमआईएम व रियासती बीजेपी क़यादत से अपील की कि वो इस धरने की हिमायत करे। केटीआर और हरीश राव ने 3 मार मौलाना की अपील पर गौर करने का यकीन दिलाया और कहा कि पार्टी हमेशा पसमानदा तबकात के हुकूक की जिद्दोजहद में आगे रहेगी।
बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासती काबीना में असेंबली के बजट इजलास के बाद किसी भी वक्त तोसी के आसार दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब जबकि रियासत में एमएलसी कोटे के तहत एमएलसी इंतखाबात भी तकमील हो चुके हैं, ऐसे में रियासती काबीना में तोसी की जाएगी और कुछ सरकारी ओहदों पर तकर्रुरात का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। रियासत में काफ़ी वक्त से काबीना में तोसी और सरकारी तकर्रुरात का इंतज़ार किया जा रहा है। काबीना में 6 वज़रा को शामिल किया जा सकता है और मज़ीद कहा जा रहा है कि बीसी और ख़वातीन कोटे से विजय शांति को रियासती काबीना में जगह दी जा सकती है, जो अब एमएलसी मुंतखब हो चुकी है। काबीना में तोसी की क़यासारियों के दौरान काबीना में जगह हासिल करने अरकान असेंबली और कौंसिल की सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी है। जहां कुछ कायदीन नई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ मौजूदा वज़रा में फ़िक्र लाहक हो गई है। उन्हें अंदेशा है कि उनके कलमदान तब्दील किए जा सकते हैं, उनकी जिम्मेदारियों में कमी की जा सकती है। बाज़ाब्ता तौर पर ताहम अभी तक काबीना में तोसी या सरकारी ओहदों पर तकर्रुरात के ताल्लुक से कोई ऐलान नहीं किया गया और सिर्फ 2 पर्दा सरगर्मियाँ चल रही है। एक अहम कानूनी पेशरफ्त में शहर की एक अदालत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ तबसरों पर गिरफ्तार की गई 2 खातून सहाफ़ियों की जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने खातून सहाफ़ियों रेवती और तन्वी यादव के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम से मुतालिक दफ़ात को भी मुस्तरद कर दिया और पुलिस की तहवील में देने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। इन दोनों खातून सहाफ़ियों को 11 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने वाले एक शख्स का वीडियो पोस्ट किया था। ताहम अदालत ने आज इनके खिलाफ संगीन दफात को मुस्तरद करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। खातून सहाफ़ियों के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस ने मुनासिब तरीक़ेकार इख्तियार किए बगैर मुकदमात दर्ज किए और उन पर मुनज़्ज़म जराइम का दिफा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब केटी रामाराव के हमरा बीआरएस के एक वफ्द ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर दोनों खातून सहाफ़ियों रेवती और तन्वी यादव से मुलाकात भी की थी। తిడితే జనం ఆక్రోశిస్తే జనం గట్టిగా మాట్లాడితే జర్నలిస్టులను జైల్లో పెడతారా? జనం గట్టిగా మిమ్మల్ని నిరసిస్తే జనం గట్టిగా మీ మీద గొంతు విప్పితే దాన్ని చూపెట్టిన పాపానికి ఇవాళ జర్నలిస్టులను జైలుకు పంపుతారా? ఒకరు ఇద్దరు కాదు, ఇప్పటికీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఒకరిద్దరు కాదు, సిద్దిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గౌతమ్ పోతగోని, ఆకుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి, శంకర్ గౌడ్, యారా రంజిత్ రెడ్డి, రాజ్ కుమార్ నాయక్, సరితా యాదవ్, విజయారెడ్డి, రేవతి, తన్వి యాదవ్, శివారెడ్డి. అయితే వీళ్ళ మీద దాడులన్నా జరిగినాయి లేదా వీళ్ళందరినీ కూడా జైలుకి పంపించారు. అంటే ఇంత నికృష్టంగా కేవలం ప్రభుత్వం మీద ఉన్న అసహనం ఏదైతే ప్రజల్లో ఉందో, ప్రభుత్వం మీద ఉన్న అభిప్రాయం ఏదైతే ప్రజల్లో ఉందో దాన్ని అక్కడ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి, ప్రధాన మీడియాని రేవంత్ రెడ్డి గారు మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు చూపెడతలేరు కాబట్టి ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ మీడియా అయిన డిజిటల్ మీడియాలో తమ ఆక్రోశాన్ని వెలగక్కితే రేవంత్ రెడ్డి భాషలోనే రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన స్థానాన్ని గుర్తు చేస్తే ఇవాళ ఈ రకంగా మాట్లాడడం అనేది, ఈ రకంగా జర్నలిస్టులను జైల్లో పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు మంచిదో ఆయన కూడా ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే शहर हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज कशीदगी पैदा हो गई क्योंकि इंतजामिया की जानिब से यूनिवर्सिटी के इहाते में एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस सिलसिले में एक सर्कुलर कल जारी किया गया था।
आज मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से इस सर्कुलर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में तमाम तलबा तंजीमों के नुमाइंदे और कायदीन शामिल थे। उन्होंने वाइस चांसलर के अहकाम की शदीद मुखालिफत की और उनसे दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। तलबा तंजीम की जानिब से वाइस चांसलर के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस एहतजाज में कसीर तादाद में तलबा भी शामिल थे और वो इस सर्कुलर से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज को रैली की शक्ल दे दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए तलबा को रोकने की कोशिश की। बादअज़ां इन एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने वेस्ट जोन के DCP SM विजय कुमार और ASP के साथ आज पीर को जुबली हिल्स में BJP की MP DK अरुणा की रिहाइशगाह का दौरा किया, जहां इतवार को एक नामालूम शख्स घुस आया था। अहलकारों ने छत, बागीचे और किचन समेत दीगर जगहों का जायजा लिया और मुश्तबा शख्स के घर में दाखिल होने और बाहर जाने के तरीके और रास्तों की तस्दीक की। बादअज़ां रिहाइशगाह पर पुलिस की इजाफी नफरी का भी इंतज़ाम किया गया ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो। वाज़ेह हो कि इतवार के रोज़ एक नामालूम शख्स BJP की MP DK अरुणा के घर में दाखिल हुआ और उसने तकरीबन 2 घंटे इहाते में गुजारे। ताहम भाजपा की MP उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी और सरकारी तकरीबात में शिरकत के लिए महबूब नगर में थी। पुलिस ने घर से CCTV फुटेज बरामद की, जिसमें एक शख्स को हाथ में दस्ताने और मास्क पहने घर में घूमते हुए दिखाया गया। आदिलाबाद जिले के माला फलाही तंजीम के अराकीन ने नए जिला SP आदिलाबाद अखिल महाजन से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने माला जात के अफराद पर होने वाले हमलों को रोकने की दरख्वास्त की और फौरी तौर पर मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा ख़वातीन पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए भी सख्त इक़दामात उठाने की दरख्वास्त की गई। इस मुलाकात में ज़िले के सदर कोपुला रमेश, बीरा दीवानया, मिकला मालना समेत दीगर अराकीन भी शरीक हुए। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िले आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम एक अहम जलसा-ए-आम का इनेकाद किया जा रहा है। ये जलसा 17 रमज़ान मुबारक 18 मार्च को हज़रत मौलाना अबरारुल हुसैन साहब रहमानी क़ासमी हैदराबाद की सरपरस्ती में बउनवान गज़ो बदर अरफा गार्डन 7 नाला रोड आदिलाबाद में सुबह 10 बजे से लेकर ज़ोहर तक मुनाक़िद होगा। इस सिलसिले में मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासिम ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तफसीलात बताई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बमौका दुआए इख्तिताम तफसीर कुरान 18 मार्च मुताबिक 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ मंगल बवक्त सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक बमकाम अरफा गार्डन 7 नाला रोड आदिलाबाद बउनवान ग़ज़वे बदर मुनाकिद होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सरपरस्ती हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब रहमानी क़ासमी नायब मोहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया फरमाएंगे, जिसकी सदारत हाफिज़ दयान साहब उस्तादुल असातिज़ा फरमाएंगे, जिसकी क़ियादत हज़रत मौलाना शमीम साहब क़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इब्राहिमिया दंगर गली फरमाएंगे, और जिसमें मुक़र्रिर की हैसियत से हज़रत मौलाना मुनीरुद्दीन साहब रशीदी नाज़िम मदरसा खदीजतुल कुबरा बना सुंदरिया नगर आदिलाबाद मदऊ होंगे, जिसमें तिलावत कारी मुज़म्मिल साहब फरमाएंगे और जिसमें बेहतरीन अंदाज में नाते पाक बुलबुल तरन्नुम मौलाना मुदस्सिर साहब क़ासमी पेश फरमाएंगे। हाफिज़ शेख नवीद अहमद साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आप तमाम मर्द व ख़वातीन से गुजारिश है कि इस जलसे में तशरीफ़ लाएं और इस जलसे को कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह मज़लूम फ़लस्तीन के लिए भी दुआओं का एहतमाम होगा, दुआ की जाएगी। आप इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएं। बेस्ट फ्रेंड हेल्प वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेरे एहतमाम सोसाइटी के सदर अब्दुल अजीज़ की निगरानी में शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के उर्दू घर शादी खाने में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार से कबल सदर तंजीम हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने दुआ फरमाई।
बेस्ट फ्रेंड हेल्प वेलफेयर सोसाइटी सदर अब्दुल अजीज मोहम्मद आसिफ अली और सोसाइटी के दीगर मेंबरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इंतजामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तकरीब में BRS पार्टी अक़लियती क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी, ज़िले सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद शाहिद अहमद तोकल, BRS पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ, तेलंगाना मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील, मशहूर शायर वसीम शरीफ रोमानी, अमन फाउंडेशन के सदर अरफात अहमद खान और सेवा फाउंडेशन के सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन, रुकन जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल शफी, खिजर अहमद याफई, अमीम शरीफ, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अशफाक के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वहीं गैर मुस्लिम भाइयों ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए हिंदू मुस्लिम यकजहती की बेहतरीन मिसाल पेश की। कल 16 मार्च को शहर के इलाके सिकंदराबाद बेगमपेट फ्लाईओवर के करीब अचानक बेहोश होकर गिरने वाले एक शख्स की पुलिस ने CPR के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचाई। बेगमपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के आनंदम शेख अब्दुल हुसैन ने फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इंतज़ाम शुरू किया और उस शख्स को जान बचाने में मदद की। CPR भी फराहम किया। बादअज़ां उस शख्स को एम्बुलेंस के जरिए गांधी अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उसे सेहतियाब होने पर फारिग कर दिया गया। CPR फराहम करने वाले कांस्टेबल्स की हर गोशे से सताइश की जा रही है। उनके फ़ाल इक़दामात को तस्लीम करते हुए C वेणुगोपाल रेड्डी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक व दीगर आला पुलिस अहदेदारों ने कांस्टेबल्स के बरवक्त इमदाद पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी शालपोशी की गई। तेलंगाना के शहर भैंसा के टांडूर मंडल बोरगांव में कुछ शरपसंदों ने टांडूर मंडल तहसील दफ्तर के जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील को ज़ुदकूब का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक अपनी ड्यूटी के दौरान सरकारी दस्तावेजात भगवा रंग के कपड़े में बांध कर ले जा रहे थे जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील। इसी दौरान कुछ हिंदू शरपसंदों ने उन्हें रोककर गाली गलौज की और उन्हें लाठियों से मारना शुरू कर दिया, जिसके सबब जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील शदीद जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार और टांडूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। भैंसा RDO कोमल ने मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन अब्दुल वकील से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। अब्दुल वकील है, मैं MR ऑफिस तानूर में जूनियर असिस्टेंट हूँ। मैं RDO ऑफिस जो है सो फाइला लेने का से गया था। वह RDO ऑफिस में फाइला ले लेके तानूर मंडल को ऑफिस को जा रहा था। जाते जाते बोरगांव पे जो है सो 5 बच्चे हिंदवानी के रोक के जो है सो मारना शुरू कर दिया। मैं बोला कहीं को मारने बोले तो फाइला जो है सो कपड़े में बन के लाते कि बोलूँ तो मारना शुरू कर दिए। अरे मैं बोला मैं रोज़े में भाई नको मारो क्या है। तो ऑफिस में आके ऑफिस में बात करो हमारे तहसीलदार साहब से, बोले तो वो नहीं बोल के सीधा मारना लकड़ी से मारे और हेलमेट से मारे और जो है सो पीठ पे पूरे जख्म है, हाथों और पैरों पे भी ऊपर पूरे मार है। ये जो है सो बोरगांव में मारे तालुक मंडल में बोरगांव में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे गाड़ियों पे थे जी? नहीं गाड़ियाँ नहीं है, एक गाने ऑटो था जी। और जो है सो दूसरे बच्चे जो है सो ठहर के थे। किसी को पहचानते नाम हुए? नाम हुए हमारे दूसरे बच्चों का मालूम नहीं, को नाम नहीं मालूम। कानून वाले बच्चों को नाम मालूम। ये जो है सो तकरीबन 12-12 बजे। अब यहाँ से तो रिकॉर्ड्स लेके तानूर मंडल को जा रहे थे बोरगांव को, अब वहाँ से ड्यूटी करते थे। ड्यूटी को जा रहा था। सीनियर असिस्टेंट है वहाँ पे? जी जूनियर असिस्टेंट है। अच्छी बात, रिकॉर्ड लेके। ये RDO साहब को बोले आप कंप्लेंट कर रहे हैं? साहब के मीटिंग में थे, कहते उनके असिस्टेंट साहब को बोले, तहसीलदार साहब को फोन किया। तुम्हारी तरफ से पिटीशन दिए तानूर में? हाँ तानूर में दिए। लकड़ियाँ से और हेलमेट से मारे, कुछ बोले खास तौर पर? तानूर जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील RDO ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళి రెవెన్యూ రికార్డు తానూరుకి తీసుకువెళ్తుంటే ఊరిగాం వద్ద అతని మీద కొంతమంది దాడి చేశారనేది మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. ఎవరైతే దాడి చేశారో దాడి చేసిన వారిపైన చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాము. కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా పోలీసు యంత్రాంగానికి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ASP గారు కూడా అన్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నది, దాని మీద చర్య అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. ఈరోజు తానూరు మండలంలో బోర్గాం విలేజ్ దగ్గర ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. దీంట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ MRO తానూరు ఆఫీస్లో పనిచేసిన వాళ్ళు వ్యక్తికి 6 మంది బాగా కొట్టారు. పుట్టిన తర్వాత ఆయన పిటిషన్ ప్రకారంగా మేము ఆల్రెడీ FIR చేస్తున్నాం.
ఇది ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో 4 మంది ఆల్రెడీ ఉన్నారు. ఇంకా మంది సర్చ్ చేయడానికి మన వాళ్ళు సర్చ్ చేస్తున్నారు. సో ఆల్రెడీ మేము గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రతిబద్ధ ఉన్నాము. కానీ చాలా మంది రూమర్ మాంగరింగ్ లేకపోతే ఫోటో వీడియో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ నేను ఒకటే మాట క్లియర్గా చెప్తున్నా, రూమర్ మాంగరింగ్ చేసిన తర్వాత ఇది వీ విల్ టేక్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ఆన్ దోస్ పీపుల్. దయచేసి ఎట్లా ఏం రూమర్ మాంగరింగ్ फोटो सर्कुलेशन చేయకండి. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दिल्ली जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, कई सियासी पार्टियों के साथ साथ कई अहम शख्सियात की शिरकत। मुल्क का माहौल खराब करना चाहती है मोदी सरकार, वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब, कहा बिल की मंजूरी पर नीतीश व नायडू को मुसलमान नहीं करेंगे मुआफ। असेंबली को असेंबली की तरह चलाए, गांधी भवन की तरह नहीं। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, असेंबली से वॉकआउट कर दिया, कहा कांग्रेस असेंबली को दुरुस्त तरीके से चलाने में नाकाम। अब हैदराबाद में भी बीजेपी का नाम बदलो शोशा, बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर, शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का बीजेपी एमएलए का मुतालबा। निजाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान आंध्र प्रदेश के पहले राज प्रमुख थे। मजलिसी एमएलए अहमद बलाला का भाजपा को जवाब, भाजपा की नाम बदलो पॉलिसी पर की तनकीद। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।